लोग एक दिन का क्लास कर चुके हैं। हम लोग बायोलॉजी का चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम उत्सर्जन था। एक लेक्चर खत्म हो गया है। पहले लेक्चर में हम लोग सीखे थे कि उत्सर्जन है क्या, उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं, और उत्सर्जन मुख्य रूप से दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ रहे थे, एक जंतुओं में और एक पादप में। तो सबसे पहला दिन के क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि पादप में उत्सर्जन कैसे कैसे होता है, उसमें कौन कौन से बेसिक बात थी, कौन से उत्सर्जी पदार्थ बाहर आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा, ये समाप्त हो गया था। अब जो बचा है दो ही टाइप है। अब जो बचा है कि जंतुओं में उत्सर्जन, दूसरा दिन के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है जंतुओं में उत्सर्जन। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, जंतु के अंतर्गत हम लोग भी आते हैं, बिल्ली भी आती है, चूहा भी आती है, हाथी भी आती है, बहुत सारे पशु पक्षी भी आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि कुछ कुछ ऐसे जंतु हैं जिनमें जो बहुकोशिकीय हैं। हम लोग कैसे कोशिकीय हैं बाबू? बहुकोशिकीय। जिसमें ज्यादा कोशिका उसको बहुकोशिकीय कहते हैं। कुत्ता कैसा है? हाथी कैसा है? बहुकोशिकीय। ये जितने हम नाम रखे हैं जंतुओं का, इस सब में उत्सर्जन करने के लिए एक विशेष प्रकार का उत्सर्जन अंग होता है। जैसे बात समझ रहे हो? जैसे कुत्ता का उत्सर्जन करने के लिए उसका भी विशेष प्रकार का अंग है, हाथी का भी है, बिल्ली का भी है, चूहा का भी है, लेकिन अमीबा होती है, पैरामीशियम होती है, ये एक कोशिकीय जीव है और इसमें उत्सर्जन करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता। ये अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को अपने त्वचा के माध्यम से ही बाहर निकाल लेते हैं और ऑक्सीजन को त्वचा के माध्यम से ही ले लेते हैं विसरण की प्रक्रिया के द्वारा। तो हम लोगों को इसमें मुख्य रूप से पादप के बारे में पढ़ लिया उत्सर्जन। हम गाय, कुत्ता, बकरी, हाथी का उत्सर्जन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। जो ज्यादा फोकस करके पढ़ने वाला जो चीज है इस चैप्टर में, कि हम लोग अपने बारे में पहले पढ़ते हैं इस चैप्टर में। आगे चल के जब आप एमबीबीएस वगैरह करने जाइएगा तो सब चीज के बारे में पढ़ाया जाएगा, लेकिन आदमी में उत्सर्जन कैसे होता है, अर्थात हम लोग जो अब पढ़ने वाले हैं ये है मानव में उत्सर्जन। बात समझ पा रहे हो हम क्या लिखे हैं? मानव में उत्सर्जन। हम लोग कैसे उत्सर्जन करते हैं? देखिए, हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हमारे शरीर में और भी कुछ कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बेवजह बन जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, वो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। इन सब बात को हम लोग थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे कि आखिर हमारे बॉडी में कौन कौन से उत्सर्जी अंग है, उससे उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। बात समझ रहे हो? फिर अगर उत्सर्जन नहीं होता तब क्या होता, बहुत सारी बात को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अब एक एक करके पढ़ते हैं। हम लोग जो अब पढ़ने जा रहे हैं ये मानव में उत्सर्जन। किस में उत्सर्जन बबनी? मानव में। मानव कहने का मतलब समझ रहे हो ना? हम कि ऐसा बोले कि लड़की में उत्सर्जन, लड़का लड़का लड़की मिला के मानव है। बात समझ रहे हो? लड़का लड़की मिला के मानव है। हम लोग मानव में उत्सर्जन पढ़ रहे हैं। बात समझ रहे हो? इसका मतलब है कि हम लोग उत्सर्जन की क्रिया करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि किसी भी जीवधारी का ये एक जैविक क्रिया है और इस क्रिया के बिना हम लोग रह नहीं सकते हैं। अगर उत्सर्जन की क्रिया 24 घंटा से ज्यादा आपके बॉडी में रुक गया, ऐसा उस 24 घंटा तो बहुत हो गया, 24 घंटा के बाद या उससे कम में ही आपकी मृत्यु हो जाएगी अगर 100% रुक गया उत्सर्जन। तो बात समझ रहे हो? 24 घंटा रुक गया तो आपका मरना निश्चित है। ये भी एक जैविक क्रिया है जो हमारे लिए बड़ा आवश्यक है, और हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम शर्मा के पढ़ाएंगे नहीं। चलिए, तो मानव में उत्सर्जन। सबसे पहले अब हम लोग ये बात समझते हैं कि मानव में उत्सर्जन जो होता है, आखिर मानव में यानी हम लोगों में कौन कौन से मुख्य उत्सर्जन अंग है, कौन कौन से उत्सर्जन मुख्य अंग है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मानव में जो सबसे पहला, ऐसे हेडिंग लिख देते हैं कि मुख्य उत्सर्जन अंग। क्या लिखते हैं? मुख्य उत्सर्जन अंग। मुख्य उत्सर्जन अंग। और इसमें अब हम लोग आराम से एक एक करके पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग क्या क्या बोले हैं
कि उत्सर्जन हम लोग पढ़ रहे हैं जंतुओं में। जंतु कहने का मतलब सब कुछ, कुत्ता, बिल्ली, हाथी सब में। लेकिन मुख्य रूप से वो सब के बारे में हमको पढ़ना नहीं है। हम लोगों को पढ़ना है मानव में उत्सर्जन, यानी हम लोगों में उत्सर्जन। इसके बारे में थोड़ा-सा चर्चा करने के बाद हम आए हैं कि मुख्य उत्सर्जन अंग आखिर मानव में कौन-कौन से हैं। तो सबसे जो पहला है, ये है फेफड़ा। फेफड़ा, फेफड़ा, बात समझ रहे हो ना? जो यहाँ पे है फेफड़ा, इसमें हवा जाती है, निकलती है, इधर-उधर होता है। बहुत दिन पहले आपको कैसे खून को प्यूरिफाई करता है, बहुत सारा चीज़ पढ़ाए थे। तो फेफड़ा भी एक उत्सर्जी अंग है। तो एग्ज़ाम में तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कि फेफड़ा कैसा अंग है? तो उत्सर्जी अंग। फेफड़ा कैसा अंग है? तो उत्सर्जी अंग। अब फेफड़ा से होता क्या है? आपको इस बात को समझना पड़ेगा। देखो, फेफड़ा से कौन-कौन से उत्सर्जी पदार्थ का निकाला जाता है? तो आपको याद रखना है CO2। क्या याद रखना है? CO2 और वाष्प। CO2 और वाष्प। अब थोड़ा ध्यान से सुनो। हमारे अंदर फेफड़ा है और हम लोग जैसे सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, ये कोशिका में ब्लड में मिलकर कोशिका तक पहुंचता है और वहां पे उसका विखंडन हो रहा था, उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, फिर से वो आ रहा था हमारे हार्ट में, हार्ट फिर से उसको ट्रांसफर कर दे रहा था फेफड़ा में, और फेफड़ा के माध्यम से ये जो श्वास नली है इसके माध्यम से बाहर निकल जा रहा था। लेकिन वो आके पहले जमा होता है किसमें? फेफड़ा में। तो फेफड़ा उस पार्ट का हिस्सा है कि नहीं उत्सर्जन का? है। क्या फेफड़ा उत्सर्जन का अंग का हिस्सा है? है। तो फेफड़ा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से CO2 को कहाँ निकालता है? बाहर। कहाँ निकालता है? बाहर। और CO2 क्या हमारे लिए हानिकारक है कि लाभदायक है? हानिकारक है। तो हानिकारक है तो उत्सर्जी पदार्थ है और उसको बाहर निकालने का जो काम करता है ये फेफड़ा करता है। तो ये फेफड़ा उत्सर्जी अंग तो है, लेकिन उत्सर्जी पदार्थ क्या है? CO2। लेकिन एक और चीज लिखे हैं वाष्प, कोई लोग थोड़ा-थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आप ठंडा के समय में इस चीज को महसूस कर सकते हो कि आप ऐसे करके कभी किए हो? वाष्प भी निकलता है। नाक से भी, मुँह से भी। और इस चीज़ को आप बहुत आसानी से आप कर सकते हो। जैसे अब थोड़ा ठंडा आ रहा है, ठंडा का मौसम, और ठंडा के मौसम में इस चीज़ को आसानी से फ़ील किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि कैसे आपके नाक से और मुँह से फेस निकल रहा है। और नहीं तो आप किसी के बगल में सो के देखिएगा ना, तो उसका गरम-गरम साँस आपको महसूस होगा। एकदम पास में चिपक के रहेगा तब हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? किसी के पास सो रहे हो तो भी समझ में आता है कि उसका गरम-गरम साँस लगेगा कि कुछ गरम-गरम वाष्प की तरह निकल रहा है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड भी तो गरम ही होता है। बात समझ रहे हो? तो ये वाष्प निकलता है और ये बात भी जब हम लोगों की बात है तो हम लोग जानते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि फेफड़ा का 2 गो उत्सर्जन अंग है? एगो सॉरी पदार्थ है, एगो कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाष्प। इसके बाद का जो उत्सर्जन अंग है ये है त्वचा। एक-एक करके पढ़ रहे हैं? तो अच्छा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आसानी से क्लियर आपका हो जाएगा, एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, इस बात को समझ लीजिए। त्वचा कहने का मतलब है स्किन, ये सब क्या है? स्किन, ये सब क्या है? स्किन, ये सब क्या है? स्किन। बॉडी के अलग-अलग हिस्से में स्किन है, बात समझ रहे हो? ये गोरा, काला, ये तो ऊपर चमड़ी का रंग है, अंदर सब का एके रहता है। आदमी के गोरा हो जाने से, काले हो जाने से कुछ नहीं होता है, बात समझ रहे हो? वो सब एक कलर है चमड़ा का, बाकी सुंदर आदमी उससे नहीं होता है, और आदमी गोरा-काला होने की वजह से महान भी नहीं होता है। नहीं तो बहुत सारे काले लोग भी महान हुए हैं, ज़्यादातर ही हुए हैं। हाँ। हाँ, बहुत सारे। हाँ, यार बहुत सारे लोग हैं जो काला होते हुए भी महान हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप अगर भगवान आपको काला बना दिए हैं ना, ज़्यादा दुःख होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गोरा भी बनाए हैं तो भी दुःख होने की ज़रूरत नहीं, तो ज़्यादा खुशे रहो। सुनिए, सुनिए, त्वचा, क्या? त्वचा। तो ये त्वचा भी उत्सर्जन का काम करता है, और आप सोच रहे होंगे कैसे काम करता है? तो त्वचा से क्या निकलता है? पसीना। त्वचा से क्या निकलता है बबनी? पसीना। त्वचा से क्या निकलता है? पसीना। तो सबसे पहले तो इसका उत्सर्जीय अंग हो गया पसीना। और क्या-क्या निकलता है? और निकलता है लवण। लवण।
और क्या क्या निकलता है? तेल। तेल। सुनिए, त्वचा से पसीना निकलता है। पसीना, बात समझ रहे हो? पसीना में लवण पाया जाता है। अगर इसको हम ठीक से नाम रखें, बात समझ रहे हो? अगर इसका हम ठीक से नाम रखें तो सोडियम क्लोराइड हमारे पसीना में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। क्या पाया जाता है? सोडियम का। लवण का मतलब समझ रहे हो? नमक, आपको पढ़ाए थे केमिस्ट्री में। लवण का मतलब नमक। सोडियम क्लोराइड हमारे पसीना में पाया जाता है। अच्छा, इसके पहले वाले क्लास में आपको समझा रहे थे कि पसीना को कभी टेस्ट करके देखोगे ना, पसीना को कभी टेस्ट करके देखोगे तो नमकीन लगेगा। नहीं मानिएगा ना, तो किसी के बॉडी को ना इसे थोड़ा सा अजीब से टेस्ट करके देखे। अपनों में से देख सकते हो और दूसरों में से देख सकते हो। बात समझ रहे हो? अपना में से थोड़ा अजीब लगेगा तो दूसरे में से देख लीजिएगा कैसा दिखाई देगा। अब पसीना नहीं भी निकलेगा तो भी टच करोगे तो नमकीने लगेगा। सुनिए, क्या लगेगा? नमकीन। बात समझ रहे हो? क्या लगेगा? नमकीन। तो ये पसीना तो देखिए, तो त्वचा से कौन कौन उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलते हैं? पसीना, लवण। लवण तो समझिए रहो नमकीन लगता है। और एक जो आगे चल के पढ़ाएंगे कि पेशाब में जो पाया जाता है यूरिया पाया जाता है, इसी का अलग फॉर्म हो जाता है, जो कल की क्लास में सिर्फ यूरिया ही बोल के छोड़ दिए थे। आगे सुनिए, तेल। तेल भी निकलता है। अब देखिए, आपको थोड़ा समझा रहे हैं। जैसे आप किशोरावस्था में जाएंगे, किशोरावस्था में कहने का मतलब कि तनी तनी जवान हो रहे होंगे, इसका मतलब ये ना। तब देखिए, बचपन में जब आप सो के उठते थे तो आपके चेहरे पे कोई तेल तेल जैसा कोई चीज नहीं दिखाई दे रहा होगा। अभी आप सब किशोरावस्था में प्रवेश कर गए हैं और आप सब जब सो के उठते होंगे तो खास करके इस कुछ हिस्से में, नाक वगैरह के पास कुछ तेला तेल जैसा ऐसा चीज महसूस होता है। और आप सबके होता होगा, आप नहीं हो रहे तभी आप बउआ है। हाँ, होता है। चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की, अभी भी थोड़ा थोड़ा अगर ऐसे टच करके देखिए, जैसे मेरा तो है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा तेल वाला। बात समझ रहे हो? तो वो तेल भी निकलता है और ये भी एक उत्सर्जी पदार्थ है। कारोई तुम्हारा नहीं निकलता है? निकलता है कि नहीं निकलता? आप सब 12 साल से ज्यादा के हो, 17 साल, 18 साल, 19 साल। झूठ नहीं बोले, ठीक है। सुनो, 18, 19, 17, 17 से 19 के बीच में मारेंगे, तुम जान रहा। सुनो, तो ये, अरे यार चुपो ना, कितना बोलते हो। तो अच्छा, पसीना, लवण और तेल, तो ये आपको समझ में आया। इसके आगे जो तीसरा मुख्य उत्सर्जी अंग है, और ये है बड़ी आंत। बड़ी आंत। और जो ये बड़ी आंत है, इसमें जो रहता है अपचा भोजन। इसके पहले वाला चैप्टर जो आप पढ़ रहे थे, शायद पोषण से पढ़ा रहे थे, तो बताए थे कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो अंत में जाके बड़ी आंत में जमा रहता है, उसके बाद मल द्वार के बाहर निकलता है। लेकिन ये भी उत्सर्जन का काम में क्या हमारी बड़ी आंत भाग लेती है कि नहीं? छोटी आंत भी लेती है, लेकिन अंतिम समय में बड़ी आंत में आके जो अपचा भोजन होता है, जो पच नहीं सकता है, जिसको कहाँ जाना है? बाहर, उसी में जमा रहता है। बात समझ रहे हो? और बाद में उसमें से बाहर निकलता है मल के रूप में। तो वो जो छोटी आंत है, सॉरी बड़ी आंत है, क्या बड़ी आंत उत्सर्जी अंग है कि नहीं है? पूछेगा कि इसमें क्या रहता है, तो आप कहना कि अपचा भोजन। अपचा भोजन। अब ये क्या तीन बात आपको समझ में आया? फेफड़ा उत्सर्जी अंग है, त्वचा उत्सर्जी अंग है, और बड़ी आंत भी उत्सर्जी अंग है। आपसे पूछेगा कि फेफड़ा में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होते थे? CO2 और पास। बात समझ रहे हो? एक और चीज होता है, याद रखिएगा, कभी पूछ देगा, बलगम। याद रखिएगा। सुनिए, त्वचा, त्वचा में पसीना, लवण और तेल। बड़ी आंत में अपचा भोजन। इतना ही रहता है, बस आप इसको याद रखिएगा। आज आपको पढ़ाएंगे कि मल उतना बदबू क्यों देता है, आज इसी क्लास में सीखोगे। हाँ, जहर के जैसा क्यों। अब इसके आगे जो 4 नंबर है, और ये 4 नंबर में है यकृत।
यकृत दिल को कहते हैं। सुनिए, यकृत क्या बबनी, यकृत। और ये जो यकृत होता है इसमें भी उत्सर्जी अंग होता है, दो सॉरी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। एक होता है अमोनिया और एक होता है प्रोटीन। अमोनिया और प्रोटीन, इससे दूसरा कुछ भी बनता है। बात समझ रहे हो? जैसे अमोनिया से जो बनता है यूरिक एसिड बनता है। क्या बनता है? यूरिक एसिड। और इससे बनता है यूरिया। क्या बनता है? यूरिया। और ये काम करता है ब्रिक। अभी हम लोग वहां पे पहुंच रहे हैं ब्रिक के पास। तब अभी आपको ये याद रखना है कृत, अमोनिया और प्रोटीन इसका उत्सर्जी क्या है? पदार्थ है। इसके बाद जो 5 नंबर में आता है ये है ब्रिक। क्या है बबनी? ब्रिक। क्या है? ब्रिक। और ब्रिक में जो रहता है तो इसमें ब्रिक में रहता है पेशाब। पेशाब होता है अगर रियल में इसका नाम बोला जाए तो। पेशाब रहता है, जल रहता है, लवण रहता है। जल लवण हो गया क्या? और इसमें और रहता है यूरिया। और इसमें यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल भी लिख सकते हो। एसिड क्या लिखे? अम्ल। एक बात बताओ तो इसके नीचे क्या नहीं दिखेगा क्या? चलिए अब देखो, तो ब्रिक, ध्यान से सुनिए, ब्रिक को हम लोग कहते हैं किडनी। ब्रिक को हम लोग क्या कहते हैं? किडनी। यकृत को हम लोग कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं? लीवर। और ये किडनी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखिए कच्ची कच्ची में काम कर रहा है, ध्यान से सुनिए। ये सब पढ़िएगा ना तो आज आपको बहुत अच्छा अच्छा चीज सीखिएगा। ये जो ब्रिक है, ब्रिक क्या करता है कि जो हमारे शरीर में जो पानी एक्स्ट्रा बच गया है उसका फिल्टराइजेशन करता है। और फिल्टर करने के बाद उसमें जो अमोनिया रहता है ना, अमोनिया हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। और ये अगर आपके शरीर में ज्यादा देर तक रहा तो इस शरीर को जहर बना देगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो होता है, ये यकृत इस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। और अमोनिया से यूरिया थोड़ा कम खतरनाक होता है। बात समझ रहे हो? और इसीलिए अगर हम लोग छोटा छोटा सा कोई जहर वगैरह खा लेना तो उसको जो कंट्रोल करके रखता है, ये कंट्रोल करके रखता है यकृत। बात समझ रहे हो? अगर ये किसी का लीवर खराब हो गया तो आप में जो जहर वगैरह जा रहा है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में तो जाता ही है। अभी के समय में हम लोग जो सब्जी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उस सब में जहर की कुछ कुछ मात्रा जाती है। क्योंकि अभी कोई भी खेती वगैरह होता है तो उसमें अलग अलग तरह के कीटनाशक दवाओं का छिड़काव होता है। बात समझ रहे हो? और उसको हम लोग कमी मात्रा में लेकिन हमारे बॉडी में जा रहा है जहर की मात्रा। लेकिन उस पे जो अमोनिया बन जाती है। और अमोनिया का सूत्र आपको याद है NH3। अमोनिया का सूत्र NH3 है। अमोनिया का सूत्र, हाँ। तो हम ये बता रहे थे कि वो जो है हम लोग जहर की कुछ कुछ मात्रा को रोज ले रहे हैं, जिससे अब क्या है कि आदमी का जो पहले 100 साल आदमी जी लेता था, अब हम लोगों की जो एवरेज एज है ये कितना है? 60 साल। देखिए इसी सब के सेवन से हम लोगों का बॉडी लैंग्वेज, अब देखिए बाल अब बहुत कम उम्र में लोगों का झड़ने लगा है। इन्हीं सब के सेवन से बहुत कम उम्र में आप किसी का पका हुआ भी देख सकते हैं। बात समझ रहे हो? तरह तरह के कंडीशन है। तो हम लोग रोज कीटनाशक चीजों का सेवन करते हैं, ना चाहते हुए भी सेवन करते हैं। बात समझ रहे हो? इन्हीं सब का ही प्रभाव है जो बॉडी इतनी कमजोर होती जा रही है। आदमी मानसिक तनाव में है। अब बहुत पहले आदमी नहीं गुस्साता था, अब आदमी बहुत उत्तेजित हो जाता है, खास करके 16 साल। उसमें तो हार्मोन से निकल रहा होता है, कालर को ऐसे खड़ा करके रहता है। बस सब वो निकलेगा तो खड़ा करिए के रखेगा। 16 साल के लड़का को आप कभी ऐसे सीधा खड़ा हुए ऐसे नहीं देखिएगा, वो ऐसे खड़े नहीं होता। नहीं कोई, ध्यान से सुनो। जो 16 साल का लड़का होता है ना, अभी किशोरावस्था में आ गया है, उसे एक हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, उसको पूरा टाइट रखता है। तो टाइट नहीं, वैसे टेढ़ खड़ा होता है। देखिए वो ऐसे खड़ा होता है। हाँ, तो मेच्योर आदमी हो जाएगा 18, 20, 30 साल, तो देखिए खड़ा होगा ना कोई, तो ऐसे खड़ा होता है आराम से। लेकिन 16 साल के लड़का ऐसे नहीं, 2 कलर का बटन खोला रहेगा, टेढ़ खड़ा होगा। दुनिया में कुछ कह देगा ना तो ना नहीं कहेगा, कहेगा प्रधानमंत्री को मारना है तो कहे चलो
उसका दोस्त को कोई मार देगा, चाहे उससे 100 गुना ताकत का है, बात समझ रहे हो, लेकिन उसको कहेगा चलो मारने तो चलो। जितना क्राइम व्राइम होता है नहीं सब कैसा लेकर करता है, 16 से 20। बात समझ रहे हो, तो वो ये अलग बात है। बात समझ रहे हो, तो ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, किससे, अमोनिया से। अमोनिया को ये बदल देता है किसमें, यूरिया में। किसमें बदल देता है, यूरिया में। और ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन भी इसमें जाता है। प्रोटीन का जो हम खाते हैं प्रोटीन की मात्रा में, जो हम खाते हैं प्रोटीन, प्रोटीन अतिरिक्त हो जाता है। जब हमारे शरीर में ज्यादा प्रोटीन हो जाएगा तो वो बदल जाएगा यूरिक एसिड में। कथी में बदल जाएगा, यूरिक एसिड में। यूरिक एसिड कहने का मतलब, यूरिक एसिड कहने का मतलब बात समझ रहे, यूरिया अम्ल। कथी में बदल जाएगा, यूरिया अम्ल। और वो हमारे शरीर के लिए बड़ा ही खतरनाक होता है। अगर आप में ये बढ़ जाएगा, प्रोटीन बढ़ जाएगा, बात समझ रहे हो, तो ये जो यकृत है उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, विघटित करके। और आपको एक विशेष प्रकार की बीमारी हो जाएगी, शरीर के अलग अलग हिस्से में गुल्ठी गुल्ठी होने लगेगा। शरीर के जो ये है, ये इसको मोड़ने में, रिमूव करने में, चलने में दर्द होने लगेगा। बात समझ रहे हो, जैसे आप कभी डाक बम वगैरह जाते हैं तो जो दर्द हो जाता है, ये मोच आ जाता है, इसे मुड़ता नहीं है, उस तरह का कंडीशन हो जाता है इसी की वजह से। आगे ये जो ये क्या है, ब्रिक। ये ब्रिक, बात समझ रहे हो, पेशाब को फिल्टर करता है। उसमें कौन कौन से अशुद्ध पदार्थ है, पानी को कहाँ पे निकाल दे और बाकी सबको कैसे कलेक्ट करे, यूरिया उरिया को सब सही थे कहाँ निकाले, बाहर ये ही करता है। जल को भी निकालता है, उसके साथ साथ लवण को भी निकालता है। और देखो ये जो अमोनिया है उसी को यूरिया में बदल देता है, बात समझ रहे हैं। और ये जो क्या कहते हैं, प्रोटीन है, उसी को यूरिक अम्ल में बदल देता है और इसको हमारे शरीर से कहाँ निकाल देता है, बाहर। इसको हमारे शरीर से कहाँ निकाल देता है, बाहर। बात समझ में आ रहा है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब ये सब के बारे में ज्यादा हम लोगों को पढ़ना ये नहीं है, मुख्य रूप से अब ये जो दो है ना, ये दो, इस दो के बारे में एग्जाम में आपसे सवाल पूछेंगे। इसके बारे में ज्यादा काम नहीं, बस थोड़ा सा बता दिया, आपका काम चल गया। और अब हम लोगों को एक नया हेडिंग पढ़ना है। अब हम लोगों को एक नया हेडिंग पढ़ना है और ये हेडिंग है यकृत। ध्यान से सुनिए, क्या, यकृत। सबसे पहले यकृत के बारे में याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन के लिए, कि यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, कौन है, यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है बाबू, यकृत। लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत। आपसे पूछेगा कि इसका वेट कितना होगा, तो 1 से 1.5 kg का होता है, 1.5 kg अप्रोक्स याद रखिएगा। कितना केजी, हाँ 1.5 kg के अप्रोक्स में होता है। यकृत कितना भार का होता है, 1.5 kg का। अब देखो ये करता क्या है, जैसे इसके पास अमोनिया गया, क्या गया, अमोनिया। अमोनिया गया अर्थात NH3 गया, क्या गया बाबू, NH3। तो NH3 को ये बदल कथी में देगा, यूरिया में। बदल कथी में देगा, यूरिया में। इस NH3 यानी अमोनिया को कथी में बदलेगा, अमोनिया को कथी में बदलेगा, यूरिया में। कथी में बदलेगा बाबू, यूरिया। और यूरिया का रासायनिक सूत्र तुम लोग जानते हो, NH2OH, NH2 याद कर लीजिए, NH2OH, NH2 याद आया, लिखवाए थे। बात समझ में रहे, यूरिया का रासायनिक सूत्र है, ये यूरिया का रासायनिक सूत्र है। तो ये लीवर क्या करता है, अमोनिया जो हम बहुत ही विषैली जहरीली चीज होती है जो आपको मार सकती है, उसी यूरिया को, सॉरी उसी अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और ये भी खतरनाक है, लेकिन इससे कम है, इससे क्या है, कम है। इसके बाद उसमें एक और चीज पाया जाता है, इसके पास एक और चीज आती है, प्रोटीन। क्या जाती है, प्रोटीन। तो ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है यूरिक अम्ल में। कथी में कन्वर्ट कर देता है, बात समझ रहे हो ना, यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल को बोलेंगे तो इसको लैक्टिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड। जो बोले थे कि मेरे पापा के बॉडी में बढ़ गया है, इसी की वजह से अब हम उनका इलाज ना कर सकते हैं का।
कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? अभी कर सकते हैं। मेरे पापा के बॉडी में उनको ये बात समझाते हैं तो उनको कहते हैं तू बहुत बड़ा का मास्टर हो गया। बात समझ रहे हो? यूरिक एसिड, ज्यादा प्रोटीन का सेवन करिएगा तो क्या बढ़ जाएगा? यूरिक एसिड। क्या बढ़ जाएगा? यूरिक एसिड। अब थोड़ा ध्यान से सुन, यूरिक एसिड नहीं, रियलिटी में बढ़ता प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन बढ़ना हमारे शरीर के लिए खतरनाक नहीं है, ज्यादा ऊर्जा हो जाएगा, लेकिन आवश्यकता से जब ज्यादा हो जाएगा, कति हो जाएगा? आवश्यकता से क्या हो जाएगा बमनी? अधिक। और आवश्यकता से जब अधिक हो जाएगी तो ये जो हमारा यकृत बैठा है, बात समझ रहे हो? हाँ, यकृत के बारे में एक और चीज याद रखिएगा, हमारे पूरे बॉडी में यकृत ही एक ऐसा चीज है जो अपने बॉडी को फिर से बना सकती है। अगर ये किसी वजह से इसमें चाकू को घुस गया या कभी थोड़ा सा कट टूट गया तो ये अपने पार्ट के हिस्सा को मरम्मत करके फिर पहले जैसा कर सकती है। हाँ, यकृत। कौन बाबू? यकृत। इसी में ये क्षमता होती है, बाकी किसी में नहीं होती है। तो याद रखिएगा, जैसे प्रोटीन बढ़ेगा अधिक मात्रा में तो उसको क्या में बदल देगा? लैक्टिक अम्ल में। कच्चे में बदल देगा? लैक्टिक अम्ल में। बात समझ रहे हो? तो ये यकृत का काम है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, जो लोग शराब वगैरह पीते हैं, जो लोग शराब वगैरह पीते हैं तो शराब में, बात समझ रहे हो, अमोनिया वगैरह भी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो जहर भी है, दवा भी है और जहर भी है, दोनों है। अगर आप एक लिमिटेड मात्रा में कोई अगर शराब का सेवन कर रहा है तो आपके शरीर के लिए साइंस के हिसाब से यूजफुल है, अगर आप बहुत कम मात्रा में ले रहे हो तो। लेकिन अगर आप ज्यादा मात्रा में ओवरडोज अगर किसी भी चीज का ले लोगे, बात समझ रहे हो, ओवरडोज, जैसे नींद भी अच्छा चीज है, सोना 7-8 घंटा बहुत जरूरी है, लेकिन आप 12 घंटा सो रहे हो तो भी आपके लिए बहुत ही खराब चीज हो गया। अगर आप बिल्कुल 2-3 घंटा ही सो रहे हो तो ये भी आपके सेहत के लिए, कोई भी चीज का ओवरडोज बहुत बेकार है। चीनी खाना ठीक है, नहीं तो चीनी शुगर कम हो जाएगा, ज्यादा खाओगे तो बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हो? किसी भी चीज का ओवरडोज नहीं लेना चाहिए, लिमिटेड मात्रा में हमारे लिए सब कुछ जरूरी है। झूठ बोलना, सच बोलना, अच्छा काम, बुरा काम, सब ठीक। सुनो, तो देखो, अगर कोई शराब पी रहा है ये उसका फिल्टराइजेशन करने का काम यकृत का है। कम मात्रा में लोगे तो वो तो ठीक कर देगा, ज्यादा मात्रा में लोगे तो बताओ उसका क्या खराब हो जाएगा? लीवर। तुम नहीं सुने हो कि ज्यादा शराब पीने वाले, गुटखा खाने वाले, नशा करने वाले आदमी का खराब क्या होता है? लीवर। इसी के वजह से अब आप कारण के सहित समझ पा रहे हो कि काहे खराब हो जाएगा। ई जाएगा एकरा पास एक फिल्टर यूरिया उरिया में रहता नहीं, यूरिया खाद वगैरह का शराब बनाया जाता है, तुम अगर ठीक से रिसर्च करोगे तो पता चलेगा। हाँ हाँ, यूरिया वगैरह का बनाया जाता है, जो गांव में चुआट बनाता है यूरिया का बना होता है। अब बताओ। हाँ 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 यार सुनो, हाँ, यूरिया खरीद के ले जाता है कि नहीं ले जाता? पूछना। मीठा ले जाता है, वो नशा का टैबलेट आता है। सुनो, अच्छा, फिर हम एक बार आपको तो सिखाइए दिया शराब कैसे बनता। हाँ, सुनिए, तो शराब पीजिएगा, जो ये जो गांव में मिलता है उसको ये स्पिरिट चुआट कहते हैं, वो जो लोग पीता है उसमें ना यूरिया इतना मात्रा में होता है, अमोनिया हो जाएगा, उसको फिर इसको बदलेगा इसमें, फिर ये हमारे लिए, शरीर के लिए बड़ा हानिकारक है। बात समझ रहे हो? अगर कोई शराब का ओवरडोज ले रहा है ना तो आपका आंख खराब हो सकता है। हाँ, शराब का ओवरडोज की वजह से। अब बात समझ रहे हो? तो इसीलिए लीवर खराब हो सकता है। अभी आपको कारण सहित समझ में आया? कारण सहित समझ में आया? बात समझ रहे हो? तो अगर आपसे कभी पूछेगा कि उत्सर्जन में, हम लिखवाएंगे नहीं अभी, सब अपने से लिखे लाना होगा, उत्सर्जन में यकृत का भूमिका को बताए, तो हम सबसे पहले कहेंगे कि यकृत एक उत्सर्जी अंग है। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये लगभग 1.5 kg के आसपास की होती है। और हमारे शरीर में जो अमोनिया, जो हमारे लिए जो विषैली है और हमारे लिए हानिकारक है, और प्रोटीन अधिक मात्रा में जाती है तो अमोनिया को यूरिया में बदल देती है, जो कम खतरनाक है, और प्रोटीन को, बात समझ रहे हो, यूरिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल में बदल देती है। और इस तरह से इसका अहम भूमिका है हमारे उत्सर्जन वाले क्रिया में। किसका? यकृत का। बात समझ में आया? तो इसका बात समझ में आया। अब एक छोटा सा बात, जो ब्रिक, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें एक चित्र वगैरह भी। हाँ, इसका चित्र जो बनाया जाता है ना यकृत का, ऐसा समोसा की जैसा आप थोड़ा बना दीजिएगा, समोसा के जैसा होता है अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो इस तरह से। हाँ हाँ, यकृत का। बात समझ रहे हो? तो ये नहीं पूछेगा, इसका चित्र बनाना एग्जाम में 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछता है, जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इसको पहले लिखिए।